हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है रेशियो एनालिसिस, उसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स में हम लोग जो रेशियो एनालिसिस की बात कर रहे हैं वो रेशियो एनालिसिस किसी भी वित्तीय विवरण की दो संख्याओं के आपसी संबंध को गणितीय रूप में व्यक्त करने का एक साधन है। यानी रेशियोज आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म बिटवीन टू आइटम्स या वन नंबर इन टू अनदर नंबर, दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी फिगर्स किसी कंपनी के मिलते हैं उन दोनों की बीच का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तीन तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। शुद्ध अनुपात के रूप में एज रेशियो और प्रोपोर्शन। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इज एक्सप्रेस्ड इन कॉमन डिनोमिनेटर, यानी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके उनकी जो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे करेंट एसेट्स 16,000 है और करेंट लायबिलिटीज़ 4,000 है, तो दोनों का 16,000 डिवाइडेड बाय 4,000 4:1, यानी दोनों का रिलेशनशिप क्या है? एसेट्स 4 है तो लायबिलिटीज़ 1 है। सेकंड आता है रेशियो और टर्नओवर के रूप में। रेशियो मीन्स टू न्यूमेरिकल को बीच में हम एक्सप्रेशन कैसे करते हैं कि 1 इज़ डिवाइडेड बाय अनदर एंड कोशेंट जो आता है उसको एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं टर्नओवर के रूप में, टाइम्स के रूप में। यानी फिक्स एसेट्स आपकी 20,000 है और सेल्स 80,000 है, तो कहेंगे फिक्स एसेट्स का 4 टाइम्स सेल्स हुआ है कंपनी में। थर्ड आता है शुद्ध प्रतिशत के रूप में एज परसेंटेज, यानी टू आइटम्स की जो रिलेशनशिप है, वन आइटम इज़ डिवाइडेड बाय अनदर, एक को दूसरे से हम लोग डिवाइड करते हैं एंड कोशेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी सेल्स आपका 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 दैट इज़ 25%। ये हमारा रेशियो एनालिसिस है जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की में किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, कोई और तरह की रिलेशनशिप निकालना, स्ट्रक्चर पता करना, इन सब के लिए हम काम में लेते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लेकर चलते हैं, वो क्या है? लेट अस फाइंड आउट। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, सबसे पहला आता है संबंधों का सरलीकरण, सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर्स। अकाउंटिंग फिगर्स को सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि उनको हम बड़े बड़े फिगर्स तो नहीं हम लोग फाइंड आउट कर सकते, उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं रेशियोज़ में, जिससे कि वो आसानी से हमें समझ आते हैं। सेकंड, तरलता स्थिति, टू मेजर लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन यानी किसी भी फर्म की कितनी कैपेसिटी है अपने ऑब्लिगेशंस को पे करने की, अपने दायित्वों को पे करने की, वो भी पता हमको इससे लगता है। तीसरा, मेजरिंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो कैपिटल लीवरेज या स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म जैसे क्रेडिटर्स है उनको पे करने के लिए कितनी हमारी कैपेसिटी है, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भी हम लोग रेशियोज़ वर्कआउट करते हैं। चौथा, परिचालन कुशलता का माप, मेजरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कंपनी कितना अच्छा वर्क कर रही है, एक्टिविटी टर्नओवर कितना अच्छा आ रहा है, कि इतना एफिशिएंटली कंपनी वर्क कर रही है, इसके कुछ रेशियोज़ होते हैं जो उसकी क्षमता का माप करते हैं। लाभदायकता का माप करना, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस इनकर कर रहे हैं, तो इससे दूसरी कंपनीज़ को या किसी और को भी फाइंड आउट होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखती है। प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण का मतलब होता है कि ट्रेंड एनालिसिस, जो फाइनेंशियल पोजीशन पिछले कुछ ईयर्स की फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कई सालों की अपन लोग एक ट्रेंड पता करना चाहते हैं कि वेदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस, तो वो एक कुछ अवधि जैसे 5 इयर्स के हैं, 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, उनको मालूम करके हम लोग उसकी प्रवृत्ति वर्कआउट करना चाहते हैं, दैट इज़ ट्रेंड एनालिसिस। इंटरफर्म इंट्रा फर्म कंपैरिजंस, अंतर फर्म कंपैरिजन, यानी अंतर फर्म कंपनी के अंदर हमारी पिछले कुछ सालों में क्या स्थिति रही, दो तथ्यों को देखते हुए, या दो कंपनियों की आपस में कंपैरिजन करना एक्स एंड वाई का,
इंटर फर्म तो हो गया दो कंपनियों का कंपैरिजन, और इंट्रा फर्म कंपनी के अंदर ही एक तथ्य दूसरे तथ्य से किस तरह से रिलेटेड है उसकी तुलना करना रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता है। ये कुछ इसके उद्देश्य लेकर के हम लोग चलते हैं। बिसाइड्स दैट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस ऑल्सो। ये इतनी यूज़फुल टेक्निक है, फिर भी हमारे पर कुछ लिमिटेशन है कि हम इसको किस तरह पे काम में ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता। जैसे सिंगल रेशो का कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि हम और भी रेशोज़ वर्कआउट ना करें, रिलेटेड रेशोज़ निकालें, तो तभी हम पता कर पाते हैं कि कंपनी की वास्तव में स्थिति क्या है। केवल करेंट रेशो लेकर रह गए और कोई रेशोज़ नहीं निकाले, तो एक रेशो निकालने के लिए दूसरे रेशोज़ की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इट्सेल्फ में ये नहीं होते हैं मीनिंगफुल जब तक और भी रिलेटेड रेशोज़ ना निकालें, तब हमें इनसे कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प मिलती है। गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर। चाहे रेशोज अपन निकालते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इससे क्वालिटी का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो तथ्य अपने सामने केवल उन्हीं का रेशो निकल रहा है, अंदर जो एफिशिएंसी है क्वालिटेटिव रूप में, गुणात्मक रूप में, उसका हमें पता नहीं चलता है। थर्ड है ऊपरी दिखावे की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब है सजावटी तौर पे अपने अकाउंट्स को सजाना, गलत मैनिपुलेट करना, अपनी स्थिति किसी को नहीं बताना, और उसको बाहर वाली जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, राइवल फर्म्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको ऊपर ऊपर का दिख रहा है कि हाँ बहुत अच्छी सिचुएशन है, और रियल सेंस में अंदर ख़राब है। तो जो सजावटी अकाउंट्स हैं उनको अपन विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। इससे हम लोग रेशोज़ में एक ये संभावना बनी रहती है। लेखांकन अभिलेखों की सीमाओं का निहित होना, कि रेशियोज जो हैं वो कंपनीज के जो प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, पर्सनल जजमेंट्स हैं, उस पर अकाउंट्स डिपेंड करते हैं, और जो अकाउंट्स हमें तथ्य देते हैं उसका रेशियो निकालते हैं। तो हमें नहीं पता कि दो कंपनियां ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम में लिए, दोनों ने अलग कन्वेंशंस ले लिए, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जो लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की, उसके कारण रेशियोज भी उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, अपने आप में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेखांकन विधि और पद्धतियों की में भी भिन्नता हो सकती है, कि दोनों की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग होगी, तो दो कंपनियों का कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि उनके अकाउंट्स का बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ कंपनियां फीफो से कर रही है, कुछ लीफो से कर रही है, तो दोनों के जो स्टॉक के रेशोज़ होंगे उनका कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। फिर भी रेशियो एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बाद ये देखेंगे कि इनको वर्कआउट कैसे किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर हमारी जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको हमने इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो 4 भागों में हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज आते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज जो कि कंपनी की लिक्विड पोजीशन को बताएंगे। सेकंड, क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात क्या है? एक्टिविटी रेशियोज जो मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को वर्कआउट करने के लिए हम लोग निकालेंगे, जो या संपत्तियों का प्रबंध कैसे हो रहा है उसको वर्कआउट करने के लिए। तो सेकंड कैटेगरी में हम एक्टिविटी रेशियोज को लेंगे। तीसरे में हम लोग लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, जो कंपनी की प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है उसको वर्कआउट करेंगे, जो सेल्स और इन्वेस्टमेंट पर आधारित होते हैं, बिक्री पर आधारित होते हैं, पूंजी विनियोग पर आधारित होते हैं। फोर्थ इज कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है कंपनी की, उनको हम कैसे वर्कआउट करें वो कैपिटल से रिलेटेड हम लोग लेंगे। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो या बाजार जांच अनुपात, जो रेशोज शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उन पे, शेयर्स पे उनको कितनी अर्निंग हो रही है, कितना डिविडेंड हो रहा है, कितना रिजर्व कंपनी रख रही है, प्राइस अर्निंग क्या है, वो विनियोग पर आधारित या बाजार जांच अनुपात कहलाते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब फर्स्ट जैसे अपने पास लिक्विडिटी रेशो है, तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि अपने सामने एक एग्जाम्पल है। ये लिक्विडिटी रेशियोज वर्कआउट करने के लिए जैसे एक्सन कंपनी लिमिटेड का जो
फर्स्ट कैटेगरी में अपन ने लिया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, उसमें भी फर्स्ट आता है करंट रेशो। करंट रेशो क्या है? जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का रिलेशन बता रहे हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, दोनों का कंपैरिजन कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सेकंड है क्विक रेशो, दैट इज़ क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अभी क्विक एसेट्स क्या है? करंट रेशो से पता चल रहा है कि लायबिलिटी को चुकाने के लिए कितनी एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, और करंट लायबिलिटीज़ आप जानते हैं कौन सी है, जो साल भर के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है। करंट लायबिलिटीज़ आर विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर उसकी कैपेसिटी के लिए हम लोग करंट रेशो वर्कआउट करते हैं। सेकंड आता है क्विक रेशो। क्विक का मतलब रियल सेंस में हम कितनी तेज गति से हम लोग इसको पे कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा क्विक रेशो। यानी करंट एसेट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपके लिक्विडेट नहीं हो सकते, स्टॉक जल्दी से नहीं बिक सकता, इसलिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके हम लोग करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशो। थर्ड आता है एसेट्स एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो? जो वास्तव में हमारे पास कितनी क्विक एसेट्स है जो तुरंत हम लोग अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड और सुपर क्विक एसेट्स टू लिक्विड द क्विक लायबिलिटीज़। ये क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में हम लोग लेते हैं कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और लिक्विड लायबिलिटीज़ में अपन क्या लेते हैं? इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को डिडक्ट कर देते हैं। अब हमारे सामने ये एक एग्जांपल है कंपनी का, एक्सन कंपनी लिमिटेड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमारे सामने है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखें करंट रेशो निकालने के लिए हमने इसमें करंट रेशो में करंट एसेट्स क्या क्या है? स्टॉक प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स प्लस इनकम टैक्स प्लस कैश प्लस एडवांस पेमेंट्स। इसको सम अप किया तो 51,450 आया। और जो लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज साइड में ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इन सबको सम अप किया। डेफर टैक्सेशन को हमने नहीं लिया, ये प्रोविज़न करंट लायबिलिटीज़ में हम, ये तो प्रोविज़न है जो टैक्सेशन का है, तो करंट लायबिलिटीज़ में हमने नहीं लिया। यदि हम इसको इंक्लूड करते हैं तो हमें वर्किंग नोट देना होगा नीचे कि हम इसको भी हम करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूड कर रहे हैं, पर यहाँ हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो ये लायबिलिटीज़ है 34,300। जब 51,400 डिवाइडेड बाय 34,300 दैट इज़ 1.5:1, यानी एक रुपये की लायबिलिटी के लिए हमारे पास 1.50 रुपया अवेलेबल है। तो सफिशिएंट है, हमें इसकी कोई चिंता की बात नहीं है कि हम चुका नहीं सकते, ये किसका? कंपनी का करंट रेशो है। सेकंड आता है क्विक रेशो, जिसमें हमने लिया करंट एसेट्स में से स्टॉक और पेमेंट इन एडवांस, जो इनकम टैक्स है और पेमेंट है उसको हमने माइनस कर दिया और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया, तो ये आता है 0.87:1। यहाँ पे हमको रियल सेंस में पता चल गया कि 1 रुपये की लायबिलिटी के लिए हमको हमारे पास 87 पैसा अवेलेबल है, तो ये आपके यहाँ हो गया क्विक रेशो। ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बता रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।